नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, ये पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आ जाओ सभी फटाफट लाइव, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपना शहर का नाम और अपना नाम मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़, आपका हॉलीडे होमवर्क का क्या सीन चल रहा है भाई। देखिए, अगर आपसे हॉलीडे होमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपके होमवर्क में हेल्प कर सकें। ठीक है बेटा, चलो। तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना है सिंपल इक्वेशन। ठीक है बेटा, देखो इसके अंदर क्या क्या होगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या हम सीख जाएंगे। हम ये सीख जाएंगे इक्वेशन क्या होती है, उसके अलावा हम सीख जाएंगे किसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्यों भाई, कितने लोगों को मालूम है इक्वेशन क्या होती है? कमेंट करो, इक्वेशन होती क्या है, बताओ भाई फटाफट। तो बच्चों, आप एक बात बताइए, आप सब लोगों ने ये वर्ड सुना है, वेरिएबल? सुना है कि नहीं सुना भाई? वेरिएबल का मतलब क्या होता है बताओ। तो वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों, जो वेरी करे। क्या करे? वेरी करे। वेरी करने का मतलब क्या हुआ? चेंज हो जाए। ठीक है, चेंज होने से मतलब समझ रहे हैं आप? ये एग्जांपल खुद पे घटा लीजिए, आपकी हाइट चेंज होती जा रही है, इसका मतलब आपकी हाइट क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ठीक है, दूसरा एक और वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कांस्टेंट। बेटा, कांस्टेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाए, या जो चेंज ना हो। आप सिंपल भाषा में ये समझ लो, वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो जाए, और कांस्टेंट वो होता है जो चेंज ना हो। चेंज ना होने का मतलब समझ रहे हैं आप? जो बदले नहीं। ठीक है, जैसे आप में से किसी बच्चे की आदत हो सकती है शाम को ऊधम मचाने की, खेलने की, और अगर आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, पढ़ाई की जिम्मेदारी आप पे बढ़ रही है, और अगर आप उस आदत को चेंज ना करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदत आपकी एक कांस्टेंट आदत हो गई। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी होता है। क्यों भाई? वेरिएबल और कांस्टेंट दो बातें। तो बच्चों, इक्वेशन क्या होती है? एक बात याद रखना, इक्वेशन में वेरिएबल भी होता है, और वेरिएबल को हम लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों? अल्फाबेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अल्फाबेट। अरे 26 अल्फाबेट होते हैं ना, उनमें से कुछ मेन अल्फाबेट्स का यूज करेंगे वेरिएबल को लिखने के लिए, डिनोट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कांस्टेंट का भी यूज करेंगे। इन दोनों का यूज करेंगे काय के लिए? इक्वेशन के लिए। बोलो बच्चों। इसके अलावा इक्वेशन में ये वाला सिंबल जरूर होगा, इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ? दो डंडे? दो डंडे नहीं है ये है इक्वल्स टू। किसका सिंबल है बच्चों? ये इक्वल्स टू। ठीक है, आइए देखते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। कोई भी नंबर लिख दिया जाए वो कांस्टेंट में आ जाएगा, वो कभी बदलेगा नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं एक नंबर लिख करके, यहाँ पर देखो, मान लो मैं एक नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर। देखो इधर, ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों? 3। अब पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान में पूछो ये क्या है, अमेरिका में पूछो ये क्या है, तो ये 3 तो रहेगा। बोलो, आ रही है बात समझ में? ये 3 रहेगा, ये बदलेगा नहीं, इसीलिए ये क्या होगा? कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल हो और क्या हो? कांस्टेंट हो, और इक्वल टू का सिंबल हो, उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। अब इक्वेशन आप मैथमेटिक्स में शुरू कर रहे हैं तो इक्वेशन को देखना भी जरूरी होता है, इक्वेशन किस टाइप से हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। एग्जांपल, मान लो आपसे ये कह दिया जाए, बताओ जी क्या ये इक्वेशन होगी? आप कहेंगे सर इसमें वेरिएबल है। बिल्कुल है। अरे भैया कांस्टेंट है इसमें। बिल्कुल है जी। कहाँ है कांस्टेंट? ये रहा, ये कांस्टेंट है।
इक्वल टू का सिंबल है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सोच के। क्यों भाई, क्या ये होगी इक्वेशन? फटाफट से कमेंट करो, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन का एक एग्जांपल लिखा है, इसको आप देखिए फटाफट, और इसके बाद आगे देखते हैं। क्या ये इक्वेशन हो सकती है बच्चों? बोलो, क्या ये इक्वेशन हो सकती है? तो आप लोग सोचेंगे यहां पर ये आ गया कांस्टेंट 2। अरे 2 क्या है? कांस्टेंट। देखो ये आ गया, ये क्या आ गया? ये आ गया कांस्टेंट। दो कांस्टेंट आ गए। अच्छा ये क्या आ गया रे? ये आ गया वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिले हुए हैं। तीसरी चीज एक और, इक्वल टू का सिंबल है। अरे है कि नहीं? बिल्कुल है। इसीलिए ये क्या बन गई? इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्यों भाई, समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कुछ सीख लें। चलो मान लो आपसे ये कह दिया जाए, क्या ये इक्वेशन नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में दो साइड हो गई प्यारे बच्चों, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वेरिएबल हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कौन सी चीज़ है? जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है। आप जैसे कॉपी के पास खड़े हो जाइए या स्क्रीन के पास देखिए, तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर है? ये वाला। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। एक वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, पहले कभी सुना है आपने सॉल्यूशन? जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो गई, तो लड़ाई के बाद आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? सॉल्यूशन ही तो ढूंढते हैं। अरे यार लड़ाई मत करो किसी चीज़ के ऊपर, इसका सॉल्यूशन ढूंढ लो, क्या सॉल्यूशन होगा, यही तो करते हैं आप। ऐसे इक्वेशन में भी बेटा सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन क्या बवाल है, क्या चीज़ है भाई, इसको देखते हैं। दरअसल बच्चों ये वेरिएबल एक्स की ऐसी वैल्यू होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये वेरिएबल एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जो LHS को किसके बराबर कर देती है? RHS के। LHS को किसके बराबर कर देती है? RHS के। कैसे सर? देखो आप x की जगह पर -2 लगा दें यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों लगाऊं -2? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ों को खुद करके देखा जाता है ना, ठीक है। जैसे आप छोटे होंगे तो आपको पटाखों से डर लगता होगा, फिर दिवाली आई होगी, उसके बाद क्या हुआ होगा? आपने एक दिन पटाखे चला के देखे होंगे माचिस लेकर के। अरे देखें तो पटाखे चलाना आप सीख गए। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लगता था पटाखों से। फिर मैंने क्या किया, एक दिन चलाना सीखा, माचिस ली, पटाखा रखा और कागज़ लगा के तब जलाया, तो जल गया। उसके बाद से वो डर खत्म हुआ, ठीक है। तो x = -2 ये मैं खुद से रख के देख रहा हूँ। अब सवाल तो बहुत सारे आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन एक काम करिए, आप पहले इतना मानिए कि x की जगह पर -2 इसमें रख के देखो इस इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन क्या थी अपनी? 2 + x = 0। और बच्चों मैं यहाँ रख क्या रहा हूँ? x = -2। तो LHS कितनी हो जाएगी? 2 + -2। अरे भैया x की जगह पर -2 तो लगाना था, 2 तो एज इट इज रहा, प्लस एज इट इज रहा, और इस x की जगह पर क्या आ गया? -2। तो प्यारे बच्चों प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस। क्या बचा? 2 - 2। दो कबूतर थे, दोनों ही उड़ गए, यही तो मतलब हुआ इस बात का। अरे 2 थे, दोनों ही उड़ गए, माइनस का मतलब कितने बच गए? 0। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, और राइट हैंड साइड कितनी है अपने पास? देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड कितनी है? तो राइट हैंड साइड भी क्या है? 0। अरे भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई कि नहीं आई? आ गई। इसीलिए इस -2 को आप लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। नहीं आती तो बेटा अगर ये नहीं आती तो ये सॉल्यूशन नहीं था। आ रही है बात समझ में? चलिए साहब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। और ये देखो, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना। पहला पार्ट क्या कह रहा है? x + 3 = 0। दूसरा क्या लिखा हुआ है इसके बराबर में? x की जगह पर 3 लगा दो। 3 लगाने पर LHS कितनी हो जाएगी? देखो x को 3 लगा दिया
तो 3 + 3 हो गई। अरे भैया 3 + 3 कितना होता है 6। प्यारे बच्चों LHS कितनी हो गई 6 और RHS कितनी है रे देखो RHS कहाँ से देखें, आंखें खोलो और ये देखो RHS आपके राइट साइड की तरफ RHS 0 है। इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम आ गई यहाँ पर, बोलो बेटा नहीं आई जी। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं आई, राइट हैंड साइड के। ये क्या कर दिया सर, पहली बार सीख रहे हो, समझ लो ये इक्वल टू का साइन होता है और जब इक्वल ना हो तो ऐसे काट देते हैं इसको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, क्या ये सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे नो। ऐसे ही इसमें x की जगह पर 0 लगा के देखो, देखोगे कमेंट करो, यहाँ -3 लगा के देखो। फोर्थ वाला मैं करा देता हूँ सॉल्व फटाफट से, ठीक है। चलिए फोर्थ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 = 1 और x की जगह पर क्या लगाना है आपको 7। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, x - 7 है, x को 7 लगाया, 7 - 7 7 कबूतर 7 उड़ गए, क्या बचा 0। और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड क्या है दिख रही है 1, राइट हैंड साइड 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 है ये 1 है। क्या 0 1 के इक्वल होता है, नहीं होता, इसीलिए इसमें भी क्या भर देंगे आप नो, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बोलो कोई समस्या किसी को। भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, उनका भी भला हो जाए। 9th वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चों, ये ठीक है। m/3 = 2। तो आप सब समझदार हैं, यहाँ कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया, तो आनंद के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। कैसे, m की वैल्यू को क्या लगाना है -6, m = -6 लगाइए और देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी m/3, m की वैल्यू क्या है -6/3। अब आप 3 से 6 में डिवाइड कर दीजिए 2, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गया -2। क्या राइट हैंड साइड भी -2 है, पूछो अपने आप से, अपने अंतर मन की पुकार सुनो यहाँ, क्या राइट हैंड साइड भी +2 है, राइट हैंड साइड तो +2 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कितना है -2। तो क्या -2 और 2 इक्वल होते हैं, बोलो नहीं होते। अब किसी को लग रहा है कि -2 और 2 इक्वल होते हैं, तो इसको इस एग्जांपल से समझ लो। +2 होने का मतलब हुआ आपकी जेब में 2 रुपये और -2 होने का मतलब हुआ आपकी जेब से 2 रुपये निकाल लिए गए। क्या दोनों ही बातें सेम हो जाएंगी, इस केस में तो आपके पास 2 रुपये हैं और इस केस में 2 रुपये आपसे छीन लिए गए। भाई जब हैं तो फ़ायदा हो गया और जब नहीं है तो नुकसान हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 2 के इक्वल नहीं है, क्लियर। तो क्या ये सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं, आप इसमें क्या भर देंगे नो। आई बात समझ में बच्चों, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करना क्या है बेटा, इसमें भी वही सेम ही काम करना है हमको। तो क्या काम करना है, चेक करना है सॉल्यूशन है कि नहीं। ए पार्ट चेक कर लेते हैं, n + 5 = 19। चेक करने का तरीका क्या होता है बच्चों, n की जगह पर 1 लगाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी आपकी समझ में आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी n + 5 है, अगर मैं n को 1 लगा दूँ तो 1 + 5 यानी कि 6 हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड होगी 19। बोलो बेटा क्या 6 और 19 इक्वल है, अरे 6 19 के बराबर है क्या, नहीं है। अरे 6 तारीख 19 तारीख के बराबर हो जाएगी, नहीं हो सकती ना, सेम मैटर है। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए नॉट ए सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को लिखिए ज़रूर, लिखने से क्या होगा आपका फ़ायदा हो जाएगा, मतलब आप सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड।
अरे बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या हुआ? कितने लोग ऐसे हैं जो बारिश में फिसले हैं? है कोई? कमेंट करके बताओ। बारिश के मौसम में फिसल जाना, फिसलने के बाद फिर खड़े हुए, फिर आगे चले, फिर फिसल गए, फिर खड़े हुए, तो फिसल के पहुंचना। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आप ट्राई करिए, ट्रायल लीजिए और गलती करिए, गलतियों से सीखना। ठीक है, गलती कैसे करें सर? क्यों भाई गलती कैसे करें? तो प्यारे बच्चों पी की वैल्यू पहले खुद से उठा लीजिए जो मन करे। मान लो मैंने 1 उठा लिया, अब आप 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा? 5 × 1 + 2। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ये तो 7 हो गया, क्या ये 17 के इक्वल आया? नहीं आया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। आ रही बात समझ में? पी की वैल्यू फिर कुछ और लगा दो, मान लो मैंने 2 लगा दी। 2 लगाने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना रहा अपने पास? 5, 2 और 2। 5 × 2 कितना हुआ? 10। 10 + 2 कितना हुआ? 12। हो गया ना? बोलो, क्या ये 12 17 के इक्वल है? क्या 12 17 के इक्वल है? नहीं है। फिर से फेल हो गए, फिर से फिसल गए। लेकिन फिसलने के बाद उठना ना भूलना। पी की वैल्यू को उठा करके क्या लगाएं? अब 3 लगा देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो पी को अगर 3 लगा दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी? देखो 5 × 3 + 2 यानी कि 15 + 2 यानी कि 17। और राइट हैंड साइड भी कितनी बच्चों? 17। अरे ये तो इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पी के लिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 3। क्लियर? इसी मेथड का नाम होता है ट्रायल एंड एरर। गलती करिए, कुछ वैल्यू लगाइए, उसके बाद आंसर पाइए। इसको फटाफट से सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हम आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। पढ़ लिया? बहुत अच्छी बात है। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सम ऑफ द नंबर्स x and 4 is 9। आपको यहाँ इक्वेशन लिखना है, ये जो सिचुएशन दे रखी है सिचुएशन के हिसाब से। द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। इसको आप 3-4 बार पढ़िए, थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़िए। द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। क्या मतलब हुआ इस बात का? x और 4 इन दोनों का सम का मतलब एडिशन कितना है? 9। बस इतना लिखना है, पहला क्वेश्चन हो गया अपने आप। ठीक है, आ रही है बात समझ में? x और 4 का सम 9 था, यही मैंने कर दिया। इसको पढ़ो। 2 subtracted from y is 8। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि आप y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। सब्ट्रैक्ट का सिंबल तो सब लोग जानते हैं, y - 2 कितना आ गया? 8। ये मतलब होता है सब्ट्रैक्ट का। ठीक है। थर्ड, 10 × a is 70। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? a का 10 टाइम्स कितना है? 70। सॉल्यूशन नहीं निकालना बेटा इसका, सिर्फ इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है। इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z you get 30। बेटा z का 1/3 क्या होगा? बोलो, z का 1/3 इतना ही तो होगा, z × 1/3। और इसमें आप किसे ऐड कर रहे हैं? 3 को। तो आपको आंसर कितना मिल रहा है? 30। मतलब ये हुआ कि आप सवाल को पढ़िए, समझिए और करते जाइए। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, z/3 + 3 = 30। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए कॉपी में। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और सब्सक्राइब करने की अपने दोस्तों से भी कहिए। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। ये एक्चुअल में बात क्या है कि ये चैप्टर बड़ा ही आसान है अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो सिर्फ लैंग्वेज में दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स। क्या मतलब हुआ जी इस बात का
कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी है। जैसे अभी पीछे वाली स्लाइड पर देखा था, वहाँ पर क्या था, स्टेटमेंट फॉर्म में इक्वेशन थी, उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था ऐसे। इस बार इक्वेशन है, उसको स्टेटमेंट बनाना है। तो पहले का क्या बन जाएगा, ऐड P and 4 टू गेट 15। एक तो ये तरीका हो सकता है ना, P और 4 को ऐड करिए 15 आ जाए। या फिर ये कह सकते हैं आप दूसरे तरीके से, ऐड 4 टू P and equals to 15 and it is equals to 15। P और 4 को ऐड करना है, 15 लाना है। क्लियर? या आप ये भी कह सकते हैं कि 4 is added to P, the result is 15। तीसरी तरीके से लिख सकते हैं इसको, 4 is added to P, the result is 15। तीनों में से आप जो चाहें सो इस्तेमाल करिए। इसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से, ठीक है? हाँ, तुरंत कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है बेटा, पढ़िए। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इसका पहले मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए। अब इसके मतलब में बच्चों को दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, वो इस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते या अपनी समझ वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, इसका मतलब नहीं समझ पाते और यहीं पर फंस जाते हैं। अब इसको समझने का तरीका क्या है कि आप सबके पास डिक्शनरी तो होगी, है ना, या गूगल से डिक्शनरी निकाल सकते हैं आप। वो वर्ड जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है उनका मीनिंग पता करिए और पेंसिल लेकर के बुक पे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये काम ज़रूर करना है बेटा। पढ़ते हैं सवाल। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल्स। क्लियर? परमित हैज़, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। क्या कहना चाह रहा है ये, इरफान के पास 7 मार्बल ज़्यादा थी, 5 गुना। किसके मार्बल का 5 गुना? परमित के मार्बल का 5 गुना। इससे कितनी ज़्यादा? 7 ज़्यादा। और इरफान के पास 37 मार्बल्स थी। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ छिपी हुई है, वो हमें समझनी है। वो क्या छिपा हुआ है कि हमें परमित के मार्बल्स का नंबर नहीं पता। किसके मार्बल्स का नंबर नहीं पता? परमित के मार्बल्स का। और जो नहीं पता वही वेरिएबल, ठीक है? मैथमेटिकली उसको हम वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं। तो आप ऐसे लिख दीजिए, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज बी एक्स। या आप ये कह सकते हैं कि परमित के पास कितनी मार्बल थी? एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप चाहें तो लिख सकते हैं बकायदा ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अनुसार जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी? 37 दे रखी है, लेकिन इसके हिसाब से कितनी हो जाएंगी? परमित से 5 times, यानी कि 5 times परमित की x, तो 5 times कितना हो जाएगा? 5x। इससे भी 7 ज़्यादा। इतनी मार्बल्स हैं इरफान के पास। परमित से 5 times जो नंबर बनेगा उससे भी 7 ज़्यादा। इतनी मार्बल हैं किसके पास? इरफान के पास। भैया इरफान के पास तो 37 हैं एक हिसाब से तो, और दूसरे हिसाब से इतनी है, लेकिन दोनों सेम ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सेम होगा ना। क्लियर? तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से बना दी। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। इतने पे भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो क्या है कि हमें सबसे पहले
क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज से मेरा अभिप्राय क्या है बच्चों, जो भाषा हमें समझ आती है, ठीक है, और उसके तुरंत बाद मीनिंग हमें समझना है, जिनका नहीं मालूम उसको समझते हुए ये बात पता करनी है कि कौन सी चीज़ पता नहीं है। जो पता नहीं है उसको वेरिएबल मान लिया जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब कमेंट करिए फटाफट क्या होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल कितने लोग जानते हैं, कमेंट करिए। जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल, उसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स का जो एंगल है वो डबल है किससे, बेस एंगल से। तो आप एक बात बताइए, वर्टेक्स का एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस एंगल पर। तो लेट बेस एंगल बी एक्स। हमने क्या किया, बेस एंगल को एक्स मान लिया, ठीक है बेटा, बोलो। तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डबल, यानी 2 टाइम्स ऑफ दिस एक्स। अब कितने लोगों को मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एक एंगल हो गया x, दूसरा हो गया 2x, तीसरा कहाँ से लाएं। तो प्यारे बच्चों एक बात समझना, आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, साथ ही साथ दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये वाले जो इन साइड के अपोजिट होते हैं। दिमाग में डाल लीजिए इस बात को बेटा, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं। अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये वाला भी x हो गया, बोलो, ये 4x हो गया भाई। x में 2x ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3x, और फिर से 3x में x ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4x। क्लियर। सो दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी की एज कितनी है, 49। फिर आगे क्या लिखा, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। मतलब पिताजी लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर ओल्डर हैं, 4 साल बड़े हैं। अरे समझ रहे हो भाई, तुम नहीं समझ पा रहे, दोनों ध्यान दो इधर और सही से समझो, ठीक है। ये दो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में यहीं बैठे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट लक्ष्मी की एज को मान लेते हैं, लक्ष्मीज एज, लेट लक्ष्मीज एज, लेट लक्ष्मीज एज क्या मान लें बच्चों, x मान लेते हैं। लक्ष्मी की एज को हमने x मान लिया, तो पिताजी की एज कितनी है, 49। अरे बोलो, अच्छा कई लोगों के दिमाग में ये नहीं चल रहा कि जब दे ही रखा है तो फिर ये झंझट का है, पिताजी की एज दे ही रखी है, फिर इक्वेशन पर क्यों जाना। तो प्यारे बच्चों, हम एक्चुअल में यहाँ एक रिलेशन तैयार कर रहे हैं वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ। ध्यान देना, वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, इसीलिए इक्वेशन का फॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। तो फादर की एज 49। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लक्ष्मी के फादर की एज लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है। अब लक्ष्मी की एज x हो गई तो पिताजी की कितनी हो गई, 3 टाइम्स 3x, और इससे भी 4 ज्यादा। लेकिन पिताजी तो 49 के ही रहेंगे ना, कि बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये इक्वेशन आपने यहां से फॉर्म कर ली, फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोलो। एक्सरसाइज नंबर 4.2, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमें कुछ सीखना है। दरअसल यहां पर जो हम सीखने जा रहे हैं वो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। कैसे ये इक्वेशन सॉल्व होगी वेरिएबल को सेपरेट करने की। बच्चों एक बात याद रखना, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, बताओ, जल्दी से कमेंट करो। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ये देखना है बेटा। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वेरिएबल की। समझ रहे हैं भाई, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वेरिएबल की, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकलेगी वेरिएबल की वैल्यू, बताइए, कोई है आपके पास आइडिया है,
अरे नहीं, ऐसे नहीं निकलती बेटा। वेरिएबल की वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये देखिए, आपको दिख रहा है कुछ बोतल है पानी की, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं कहना चाहूँ बेटा इसमें से पानी को निकाल दो। कैसे निकालोगे आप? तरह तरह के आइडिया आ रहे होंगे तुम्हारे दिमाग में। कोई कह रहा होगा सर एक सुई लेके चाकू लेके यहाँ छेद कर दो, निकल जाएगा पानी। एक्चुअल में जब आपने छेद किया ना यहाँ, तो इस बीच में जो प्लास्टिक थी उसको तो हटाया ना, तभी तो पानी निकला। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस ढक्कन को मैं खोल दूं, इसको हटा दूं, यहां से हटा दूं, गायब कर दूं, तब पानी निकल सकता है। मेरी बात समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। वेरिएबल अगर हमें चाहिए तो ये कब बचेगा? जब यहां से ये 1 भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? 1, तभी तो वेरिएबल बचेगा। अब 1 भागेगा कहां? इरेजर लेके साफ कर दूं क्या? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। तो बच्चों इस 1 को भगाएंगे कहां पर? प्यारे बच्चों इस 1 को यहां से इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इस साइड में ट्रांसफर। और ट्रांसफर करते टाइम पर याद रखना साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज ट्रांसफर करने पर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में चला जाता है, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये वाली बात कॉपी पे नोट करो फटाफट। इस 1 को भगा दो यहाँ से। साइन के हेल्प से हम इस सवाल को कर देते हैं सॉल्व। ठीक है बेटा, देखिए x अपनी जगह पर सेम रहेगा। 1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा x के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बोतल का एग्जाम्पल दिया था। और जब ये 1 यहाँ से हटेगा तो किस साइड में जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा। 0 अपनी जगह पर सेम कॉपी कर लिया और 1 को लिख दिया। माइनस से किसका सिंबल आने वाला है? प्लस का। बच्चों 0 में कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? वही सेम नंबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर हुई बात? नोट करिए इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x - 1 = 5। अब हमें x चाहिए बेटा। कब बचेगा x? जब ये हट जाए यहाँ से। अब ये कब हटेगा? जब आप इसको इधर लिखें 5 के साथ 1 को कॉपी किया, यहाँ सिंबल देखा माइनस, माइनस है तो उधर चेंज कर दिया, कितना आ गया? प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आ रही है बात समझ में? सिमिलरली ये देखिए y - 4 = -7। क्या करेंगे जी? अरे इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 4 का आ जाएगा? प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो जानते होंगे ना आप, 7 और 4 करना है, प्लस और माइनस है तो सबट्रैक्ट करके लिखते हैं, 3 आ गया। और बड़ी जो संख्या है उसका साइन लगा देते हैं। बड़ी संख्या या बड़ा नंबर क्या है? 7। 7 का साइन क्या होगा? माइनस। आंसर आ गया। नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने मित्रों से कहो कि वो आएँ, वीडियो देखें, बेसिक क्लियर करें अपना। जब तक बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा, मैथमेटिक्स तो सीखने से रहे, है ना। तो मैथ को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रैक्टिस और बेसिक, 2 चीज़ें क्लियर करते रहना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 3l = 42। बच्चों यहाँ काय का सिंबल लग रहा है 3 और l के बीच में? प्लस का? नहीं। माइनस का? बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 3 और l का? बिल्कुल। आप कहेंगे कैसे? मल्टीप्लाई होता तो ऐसे लगता सिंबल, दिख रहा है भाई? अरे मल्टीप्लाई होता तो ऐसे लगता ना सिंबल। बेटा ये सिंबल लगाओ या मत लगाओ, मीनिंग सेम होता है, वही मल्टीप्लाई है। अगर बताइए अगर प्लस होता तो ऐसे लगता ना, लेकिन ये तो 3l लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है? मल्टीप्लाई। आपको अभी अभी बताया था कि साइन चेंज होना है। ये 3 इधर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? डिवाइड में आएगा। बोलो, डिवाइड मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 42 में 3 से डिवाइड करेंगे। टेबल याद है ना आपको? मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 30 तक एटलीस्ट टेबल याद करके तब जुलाई में आइए स्कूल में, है ना। टेबल याद कर लो जरूर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो क्या है? p/7 p/7 = 4। बेटा यहाँ बीच में अपॉन का मतलब जानते हैं आप? डिवाइड। तो 7 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और जब 7 ट्रांसफर होगा तो डिवाइड से काय में होगा? काय में होगा? दोबारा बोलो, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी पार्ट।
z/3 इक्वल टू 5/4। बेटा हमें क्या चाहिए, सोचो, हमें चाहिए z, 3 भगाना पड़ेगा ना यहाँ से, और 3 यहाँ डिवाइड में, तो उधर जाके 3 काय में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई में कौन गया 3। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिख देंगे 15/4। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छे, कितने समझदार बच्चे हैं हमारे पास, हैं कि नहीं भाई? हाँ समझदार हो। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा आपको दोनों कॉन्सेप्ट का एक साथ इस्तेमाल करना सीखना है, जो 2 कॉन्सेप्ट सिखाए ना वो, जैसे 3n - 2 46 के बराबर है। अब सोचिए कैसे पानी निकालना है बोतल से। बेटा ये जो 2 है, सबसे पहले इस 2 को हटाएं या 3 को हटाएं? 3 हटेगा तो डिवाइड में जाएगा, और 2 हटेगा तो माइनस से प्लस में जाएगा। तो एक बात याद रखना, पहले ये हटना चाहिए तभी तो 3 हट पाएगा। भाई 3 तो वेरिएबल के साथ मिला हुआ है ना, तो पहले किसे हटाएंगे आप? इस 2 को। अब जब इस 2 को हटाएंगे तो 46 पे तो कोई असर होना नहीं है, 2 इधर आ गया, माइनस से प्लस हो गया, तो 3n की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 48। तो n की वैल्यू क्या आ गई 48/3। अब 48 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 16। टेबल जरूर याद कर लो, बार बार कह रहा हूं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।